So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Today we have 7-8 topic. Okay, so the first topic, झारखंड में इलेक्शन होने वाला है, that is the common. तो जब रिजल्ट आता है, then we will see the analysis. Food price में recently we have seen that the per month का जो हमारे पास डेटा आता है, last month में there has been the lot of increase. ये last 13 month का highest है. तो फूड प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, दैट ऑलवेज फ्लक्चुएट्स. क्यों फ्लक्चुएट्स करता है? फूड प्राइस क्यों फ्लक्चुएट कर? सीजनल है, दैट इज सीजनल. जब ज़्यादा सप्लाई होगी तो रेट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो गई तो रेट ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज द थिंग. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, किस लिए था? मध्य प्रदेश में था. गुड. क्यों था? फूड पॉइजनिंग था इनटू द एलिफेंट्स. 10 एलिफेंट का डेथ हुआ है कंटिन्यूअसली. एक दिन न्यूज में था कि 5 एलिफेंट डेथ हुआ, फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज है. बांधवगढ़ दिस इज इन द मध्य प्रदेश. एक दिन हम लोगों ने मैप में भी देखा था. टाइगर प्रोजेक्ट किस साल स्टार्ट हुआ था? वेरी गुड. आप लोग? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? एलिफेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा पढ़े नहीं हैं हम लोग, इसीलिए याद नहीं है. 1982 में आई थिंक. वन थिंग इज इन द न्यूज़ दैट इज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर. ये जब हमारे वहाँ G20 का समिट था. कब था G20 का समिट इंडिया में? व्हेन इंडिया हॉस्टेड 2023 में था. तो उस समय हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप. हाँ, दिल्ली में. कई जगहों पे इसका सेशन हुआ था कंटिन्यूअसली. हम लोगों ने अलग अलग सेशन रखे थे. मेन दिल्ली में हुआ था. ठीक है. दिस कॉरिडोर इज मेनली फॉर द कनेक्टिविटी इन द मेनी एरिया. एक तो कनेक्टिविटी हो गया तो फिजिकल, एक तो कनेक्टिविटी हो गया कि यू हैव टू ब्रिंग द अदर एलिमेंट लाइक द क्लीन एनर्जी अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल. जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, एक फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी आता है. जो तार होता है उसमें वो जो हमारा लाइट होता है उसकी वेलोसिटी से हम अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं. यू नो ना फाइबर ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है. एंड ऑल्सो वी वांट टू क्रिएट द पाइपलाइंस. जैसे आप शिप से एक जगह लोड करते हैं, फिर अनलोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बार आपने पाइप बना दिया तो एक जगह जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से भेजा और अपना अपना जहाँ पे सप्लाई चाहिए वहाँ ले लिया. गैस पाइपलाइन आजकल यही चल रहा है ना कि हम सिलेंडर का जो रिस्क है, जितने भी अलग से खर्चे हैं वो हम रिड्यूस कर रहे हैं. दिस इज द अदर थिंग. ओके. एनर्जी ग्रिड लिंकेज. एनर्जी ग्रिड का भी इसलिए जरूरत है क्योंकि कहीं कहीं पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कहीं कहीं पे डेफिसिट है ना. कहाँ पे एनर्जी का डेफिसिट है? इंडिया में अगर देखें तो कैसे ये बैलेंस होता है? विच स्टेट हैज द सरप्लस एनर्जी? एक दिन हम लोग पढ़े थे. इंडिया के अगर आसपास के देशों की बात करें, इंडिया के नेबरहुड, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और कहाँ पे एनर्जी कम है? मैंने एक दिन बताया था ना कि कुछ हाँ, गुड. नेपाल भूटान में ज़्यादा है. उनकी पूरी इकोनॉमी ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है क्योंकि वहाँ पे ऊपर से पानी गिरता है पहाड़ों पर से, तो टरबाइन बनाना इजी है, साथ साथ वहाँ पे डैम बनाना इजी है. तो इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव है और इंडिया में और बांग्लादेश में, श्रीलंका में निगेटिव है. तो यहाँ पे ये मेन आर्टिकल ये डिस्कस कर रहा है कि ये तो हमने पिछले साल बना लिया. जो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसके मुश्किल से अगले महीना अटैक शुरू हो गया. हमास ने कब अटैक किया? अक्टूबर में. सितंबर में हमारी मीटिंग थी, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट का जो रूट है दैट इज गोइंग थ्रू द इजराइल होते हुए यूरोप में हम जा रहे हैं. इजराइल का भी एक इसमें से सैफिया एक इजराइल का पोर्ट है, वो भी कनेक्टेड है. हम मुंबई से लेके जा रहे हैं यूएई से सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से इजराइल और इजराइल से हम
ग्रीस में एंटर करते हुए यूरोप में एंटर करेंगे। यही हमारा रूट है। एक बार मैप खोलिए, दिस इज द प्रोजेक्ट। मुंबई से हम होते हुए यूएई जा रहे हैं, फिर सऊदी अरबिया होते हुए इजराइल। इजराइल का ये हैफा है। हैफा इज द पोर्ट इन द इजराइल, और वहां से होते हुए हम ग्रीस से होते हुए यूरोप में एंटर करेंगे। दिस इज द प्रोजेक्ट। ऐसे ही हम रोड बनाना चाहते हैं, यहाँ से सी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, और जितना भी फाइबर ऑप्टिकल का कनेक्टिविटी है वो इसी के थ्रू बनाना चाहते हैं। जेबेल अली, दिस इज इनटू द यूएई। जो पोर्ट है, ये सब मेन जहां पे हमारा सेंटर है, दैट विल बी दिस हैफा इनटू द इजराइल। तो जब से हमने स्टार्ट किया, जो सितंबर में हमने प्रोजेक्ट प्रपोज किया, उसके बाद ये अटैक हुआ। अटैक से क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या हो सकता है? नॉर्मल डिसरप्ट हो गया ना इस एरिया में, कैसे बनाएंगे? लेकिन एक चीज है, यहाँ से जो इस तरफ का है वो हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। यूएई के साथ हमारे रिलेशन काफी तेजी से इनहेंस भी हुए हैं। इजराइल यूएई के साथ हमारा एक स्पेशल अभी रिलेशनशिप हुआ था। क्या था वो? हम लोगों ने बीच में एक दिन डिस्कस भी किया था। वीजा तो हमारा सबके साथ होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में किया है, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के पहले इंडिया एंड यूएई के बीच में जो ट्रेड था, दैट वाज $43 बिलियन। आफ्टर दिस एग्रीमेंट इट हैज डबल, अभी जो है वो $83 बिलियन हो गया है। इंडिया ने जो रिसेंटली किसी देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर कंक्लूड किया है, दैट इज विद द यूएई। ये बहुत स्पेशल है, और सब देशों के साथ हमने स्टक करके रोक के रखा है, हो ही नहीं पा रहा है। अभी हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कर रहे थे, हमारा बन नहीं पाया, चाइना डोमिनेट कर रहा था, तो हमने विड्रॉ कर लिया था। क्लियर हो रही है? तो ये लिख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में हमने किसके साथ कंक्लूड किया है? विद द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगर हम किसी देश के साथ फ्री एग्रीमेंट या पार्टनरशिप करते हैं, तो हम जो टैरिफ लगाते हैं, जैसे हमारा सामान उनके वहां जा रहा है, तो जो और देशों की तुलना में टैक्स लगता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे नॉर्मल मानिए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, अगर उस पे हम उनका अगर मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस पे अगर हम टैक्स अगर 100 रुपए है तो 20 रुपए लेते होंगे, तो अगर जिसके साथ एग्रीमेंट होता है तो वो हम रिड्यूस करके बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, 5%, 2%, और दोनों को घटाना पड़ता है। खासकर कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, दैट इज। और भी कई तरीके का उसमें एग्रीमेंट में होता है, जैसे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉन बैरियर टैरिफ होता है। नॉन बैरियर टैरिफ का मतलब, जैसे आपके वहां से हमारे वहां से एप्पल जाता है, तो वो लोग कहते हैं उसमें बैक्टीरिया है, बैन कर देते हैं। मतलब वो हर चीज को चेक करते हैं कि हम उनके अनुसार है कि नहीं। अब थोड़ा सा भी सड़ा हुआ आ गया या थोड़ा सा भी क्वालिटी कम हुआ, तो वो लोग बैन कर देते हैं। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट बनता है, तो ये सब हम लोग आपस में डील कर लेते हैं कि एकदम बैन नहीं करेंगे, हम इस सब में भी थोड़ा थोड़ा छूट देंगे। जैसे यूएस में हमारा सामान जाता है, तो वो इसलिए भी बैन कर देते हैं कि उनको कहीं से पता चल गया कि उसमें चाइल्ड लेबर का यूज हुआ है, तो वो प्रोडक्ट ही नहीं लेते हैं, कहते हैं ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो ये सब चीजों का एग्रीमेंट इसके थ्रू होता है कि आपस में हम देखेंगे। डब्ल्यूटीओ का इंटरनेशनल लेवल पे रूल है, लेकिन आपस में एग्रीमेंट करके हम जो टैरिफ होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो सब हम लो कर देते हैं। आर यू गेटिंग ना? लेकिन ये बहुत कम देशों के साथ होता है, क्योंकि कई देशों का कुछ अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे चाइना का है, चाइना के साथ हम इक्वल फुटिंग पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द रीजन? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ क्यों नहीं हो सकता है? अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाइए, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही फ्लड कर देंगे। अभी इतना बैन होने के बाद भी वो सिंगापुर से, नेपाल से ला ला के ऐसे ही सब कुछ चाइनीज दिखता है। तो हम कंपटीशन में उनके बराबर नहीं है ना, तो इसीलिए हम टैरिफ जिस देश का हमें लगता है कि जैसे वहां से फ्लड हो जाएगा, हम उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वहां पे हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं।
क्योंकि इफ यू आर गोइंग विद द एग्रीमेंट तो वहां पे क्या होगा कि यू हैव टू गो फॉर द इक्वल टाइप ऑफ द टैरिफ। ऐसे होता है हम लोग डिफरेंट टाइप का टैरिफ अपना अपना रख लेते हैं कि उनका स्टील बहुत स्ट्रांग है तो हम जैसे डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं कि वो डंप ना करे। डंप करने का मतलब जैसे हम मानी स्टील यहाँ पे बना रहे हैं 800 रुपए क्विंटल पे, वो 300 रुपए पे बना देते हैं। अब वो 300 रुपए पे यहाँ अगर बना के लेते हैं तो हमारा कोई स्टील खरीदेगा नहीं, खरीदेगा ना। तो यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बैठ जाएंगी। तो इस तरीके का चीजों को हम बैन करते हैं। मेन है उनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, ऑलरेडी दे हैव डेवलप्ड, दे हैव वर्क ऑन ऑल दिस थिंग, उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो इस सब के लिए वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखे। हमारे पास भी है, जैसे हमारे पास लेबर कॉस्ट सस्ता है, लेकिन लेबर कॉस्ट सस्ता होने के बाद भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए है ना, ठीक है। तो इस सब के चलते हमारा ट्रेड एग्रीमेंट बहुत कम देशों के साथ फाइनलाइज होता है। अभी जो रिसेंट 2-3 सालों में हुआ है बस यूएई के साथ हुआ है, औरों के साथ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएई के साथ इस एग्रीमेंट के पहले केवल हम लोग ऑयल मंगाते थे, मतलब मेन हमारा जो डोमिनेंट था वो क्रूड ऑयल में था। लेकिन इसके बाद से हमने डाइवर्सिफाई किया है और भी एरिया में हमने ट्रेड स्टार्ट किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड द टूरिज्म को लेके भी वो अपना बढ़ावा दे रहे हैं, और भी काफी कुछ चेंज हुआ है। तो नॉन ऑयल प्रोडक्ट में भी हमारा काफी ग्रोथ हुआ है। पहले ये था 28 बिलियन डॉलर इस एग्रीमेंट के पहले, इस एग्रीमेंट के बाद ये 57 बिलियन डॉलर में चला गया है। आर यू गेटिंग ना, कि सिर्फ एक साल में दुगुना से ज्यादा ग्रोथ अपने आप में ये रिजल्ट दिखा रहा है कि पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए भी। तो ये आप ये सब लिख सकते हैं, इस पे मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हमारा रिलेशन चेंज हुआ है, कितना ग्रोथ है। ओके, अब इन्होंने कहा है कि जो 2 पार्ट बन रहा है, एक पार्ट हो गया कि इजराइल के आगे का पार्ट, इस कॉरिडोर में 2 पार्ट हो रहा है ना। एक पार्ट वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, इजिप्ट आप क्रॉस करके इजराइल होते हुए कहाँ जाएंगे, ग्रीस में जाएंगे। उस वाले पार्ट पे काम तेजी से नहीं हो रहा है। जो तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं दैट इज इनटू द बैक साइड द इजिप्ट, खासकर यूएई और इंडिया के बीच का जो एरिया है सऊदी अरेबिया, वो हमने जब ये एग्रीमेंट किया था, जब हमने ये स्टार्ट किया था कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उस समय बहुत अच्छा सिचुएशन था। सऊदी अरेबिया एंड इजराइल आपस में काफी उनके बीच में जो मतभेद थे वो काफी रिड्यूस हो गए थे, एक दूसरे के साथ क्लोज एग्रीमेंट के लिए जा रहे थे। जब हमास अटैक किया उसके पहले ये लग रहा था कि फिलिस्तीन का इश्यू अब नॉन एग्जिस्टेंशियल है, अब कोई मैटर नहीं करता है। तो इसके पीछे जो इनका किसने अटैक किया था, इजराइल पे किसने अटैक किया था, लेबनान। लेबनान में तो हिजबुल्ला है, हमास ने किया था। तो हमास जो चाहता था वही हुआ, हमास गायब हो गया था। जो लास्ट ईयर जो अक्टूबर में उन्होंने अटैक किया था उसमें लगा था फलस्तीन का मैटर सॉल्व हो गया है, देयर इज नो इश्यू ऑफ द फलस्तीन। सबको लग रहा था इजराइल डोमिनेंट हो गया, इजराइल सबसे रिलेशन बना रहा था, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, काफी इनका एक तरीके से काफी मधुर संबंध आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आफ्टर दिस अटैक अब सऊदी अरेबिया को भी दिखाना है कि मुस्लिम सॉलिडारिटी, मुस्लिम कॉज के लिए लड़ाई हो रही है, तो वो भी विड्रॉ कर गए हैं इस फर्दर प्रोजेक्ट से। विड्रॉ तो नहीं किए, वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस तेजी से बढ़ना चाहिए। और इसको लेके इंडिया का काफी एक पॉजिटिव, और एक इंडिया इसमें सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में मेन एक्टर बनना चाहता है। कहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया मेन जो एम कर रहा है बाय दिस, वी वांट टू बी मेन एक्टर इनटू द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब जैसे अगर हमारा कनेक्टिविटी यूरोप में गया तो वहां से हम आगे भी तो बढ़ेंगे, वेस्टर्न यूरोप में जाएंगे, फिर अमेरिका में भी हम क्लोज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया वांट टू बी सेंटर। सेंटर क्यों हो सकता है, क्योंकि नीचे इंडियन ओशियन है। आप इधर देखिए, जो इस साइड में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इधर यूरोप है, हम सेंटर में है। अगर हमारी क्या दिक्कत है, दिक्कत एक ही है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। उधर पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा, इधर चाइना ने करके रखा है, तो लैंड से पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढना था। अल्टरनेटिव हमेशा सी से ही होके जाएगा, और सबसे क्लोज कौन है, यूएई है, ईरान है, इन्हीं से कर रहे हैं। ईरान से भी हम काफी एक तरीके से एग्रीमेंट किए हैं ऑन द वन वेरी फेमस पोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट, जहाँ पे हम बना भी रहे हैं अपना कंस्ट्रक्शन, ईरान में बहुत फेमस है। एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है इस पे क्वेश्चन।
कई बार मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ। पोर्ट, चबहार, कई बार मैं क्लास में बोला हूँ। चबहार हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम अफगानिस्तान भी जाना चाहते हैं, उसी के थ्रू हम सेंट्रल एशिया भी जाना चाहते हैं। उस एरिया में हम लोगों ने 2 स्टेट भी बार बार डिस्कस किया। व्हाट इज द नेम ऑफ दोस 2 स्टेट्स? एक रेड सी में है और एक गल्फ ऑफ पर्सिया में है। हर 3 दिन पे बताता हूँ। 2 हम लोग स्टेट की बात किए थे, एक हमारा ये गल्फ ऑफ पर्सिया में है और एक रेड सी में है। स्टेट का क्या मतलब होता है? कहा था घर पे जाके रिवाइज करने के लिए। पोर्ट ऑफ हारमुज, स्टेट हारमुज, और एक नीचे बाब अल मंदाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन के बहुत चांसेस हैं क्योंकि काफी न्यूज में है। बाब अल मंदाब के पास ही जो हाउतीज हैं, हाउतीज अटैक कर रहे थे, अभी पूरा अफ्रीका घूम के होके जाना पड़ रहा था, बाब अल मंदाब ही न्यूज में था। प्लीज कीप इन माइंड, ये सब चीजें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये सब याद हो जाना चाहिए। अब हम अगर कनेक्टिविटी बनाए तो हमारा क्या क्या रिड्यूस होगा? रिड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, टाइम बचेगा, एंड ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेन एम तो यही है ना, जो हम काफी लंबा रूट लेके जाते हैं, अगर हम ये रूट से स्मूथ कर लें, हमें क्या बनाना है? प्रॉपर तरीके से पोर्ट हो जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की पूरी सुविधा हो, और क्या हो? कंटेनर हो। कंटेनर एक दिन हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट इज द कंटेनर? लोडिंग एंड अनलोडिंग जिस पे होता है वो इजी होता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है ग्लोबल लेवल पे। उसको आप आराम से बड़े ट्रकों पे भी कर सकते हैं, ट्रक से तुरंत उतार के आप शिप में करते हैं, शिप से आप तुरंत दोबारा अनलोडिंग करके ट्रक से भेज देते हैं। यही प्रोसेस होता है ना। आप ट्रक से डिफरेंट जगहों से लाके पोर्ट पे लाते हैं, पोर्ट पे शिप में लाते हैं, लोडिंग करते हैं, वापस वो दूसरे पोर्ट पे जाता है, वहाँ पे अनलोडिंग होता है, और दोबारा वहाँ पे ट्रक से जो वहाँ के सेंटर है वहाँ जाता है। तो उसमें कंटेनर का बहुत ही मेजर रोल होता है। और इंडिया में हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था कि जो कंटेनर्स हैं वो बहुत डिफिशियंट हैं, कॉस्ट बहुत हाई है। मैक्सिमम हमने किराए पे, लीज पे ले रखा है चाइना से। एक दिन इस पे पूरा आर्टिकल आया था, डिस्कस किया था। जरूरत है हमें नियर अबाउट लाखों में, और सिर्फ नियर अबाउट हमारे पास कंटेनर 10,000 के आसपास थे। ओके, तो दिस वाज ऑल द थिंग दैट इज क्लियर हो रहा है। ये क्या डिस्कशन चल रहा है? डिस्कशन इसलिए चल रहा है क्योंकि दिस इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, this corridor is very crucial for India to come into the center point of the global supply chain. सप्लाई चेन का मतलब हो रहा है कि कहीं से भी ट्रेड आ रहा है, आप उसके सेंटर बने। आप साउथ ईस्ट एशिया से भी आ रहा है तो आप सेंटर पे रहें, आपके पोर्ट पे आए, क्योंकि इंडिया में बहुत से नेचुरल पोर्ट हैं। नेचुरल पोर्ट है, जितना भी आप वेस्टर्न कोस्ट पे देखिएगा वो सब नेचुरल ही है। विशाखापत्तनम पे है, और कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार पे तो अभी डेवलप कर रहे हैं, वहां पे तो अभी डेवलप नहीं है। आप ईस्टर्न साइड पे जाइए, इस साइड पे तो चेन्नई पोर्ट होगा, फिर तिरुवनंतपुरम पे आएगा, फिर मुंबई है, मुंबई के बाद उधर गुजरात में कौन सा है? कंडाला है, कांडला, कांडला बोलते हैं ना। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम इस साइड पे, ये सब पोर्ट ही हैं चारों तरफ। तो अगर इनको डेवलप करें तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कनेक्टिविटी है सप्लाई चेन में वो मेन होगा। व्हाट इज द पोर्ट ऑफ कॉल? पोर्ट ऑफ कॉल हिंदी तो एक बार देखिए आप। हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था ना कि जैसे बस स्टैंड होता है, जो आपने बताया वो ड्राई पोर्ट बताया है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक पार्ट उन्होंने भी बताया। वो ड्राई पोर्ट होता है कि आप अंदर बना लेते हैं, वहां पे लैंड पे ही इस तरीके का सब कुछ देते हैं जहां पे कंटेनर होगा, सब कुछ होगा, बस शिप नहीं होगा। सब कुछ आप अच्छे से वहां पे पेपर सब कुछ कर लेंगे पहले से, ताकि जो वहां पे चेक इन होती है, जो और भी चेक करते हैं ना वहां पे कस्टम वाले, कि कहीं सोना का स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, क्या असली में जा रहा है, ये सब चीजों का होता है। तो वो आप ड्राई पोर्ट पे ही करा लें और उसके बाद डायरेक्ट आप वहां पे पैक करके भेज दें, तो बार बार आपको नहीं लेना पड़ता, लोडिंग अनलोडिंग, और डिले नहीं होता, आपको वेटिंग जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल ऐसे होता है जैसे बस स्टैंड होता है, जहाँ बस रुकती है, हम लोग उतरते हैं, चाय पानी पीते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, टॉयलेट वाला ये सब भी होता है आसपास, यही होता है ना। सेम इज विद द शिप। शिप भी दूर से आता है, वहां पे भी कहीं होता है ना कि शिप से थोड़ा उतरे, टहले वहले 10-15 मिनट के लिए, वही पोर्ट ऑफ कॉल होता है। सेम थिंग, ए टाइप ऑफ द बस स्टेशन। हाँ, बस स्टेशन, हाँ बस स्टॉप। मिडिल ईस्ट जो ये है ना, मिडिल ईस्ट, दिस इज वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट नाम का कोई चीज नहीं है।
मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूएस वाले बोलते हैं। आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट कहते हैं जो सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक को, तो वो मिडिल में थोड़ी है, एशिया के वेस्ट पार्ट में है ना, उसके बाद तो यूरोप ही स्टार्ट हो जाता है, मिडिल में तो हम लोग हैं। लेकिन यूएस जो बोलता है वही दुनिया बोलती है, लेकिन असली में वो वेस्ट एशिया है। और भी अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप या जो भी डेवलप्ड नेशन है वो अपना हेजेमनी दिखाते हैं, वरना असली में एशिया देखा जाए तो वो फ्रांस तक है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हो। यूरोप कहाँ से चारों तरफ से? एक तरफ है। ऐसे देखा जाए तो चारों तरफ से तो पूरा एशिया है ना, नीचे इंडिया, ऊपर रशिया, इधर यूरोप और इधर चाइना, ये होना चाहिए ना। तो वो तो एक पार्ट है ना यूरोप एशिया का, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने को अलग दिखाते हैं। यूरोप इज रियल में देखिए, ज्योग्राफी में अगर जाइए तो यूरोप इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, फेक कॉन्टिनेंट है असली में अगर ज्योग्राफी के डिफिनीशन से, बट एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय देम, व्हाटएवर दे से वी से। तो मिडिल ईस्ट कोई जगह का नाम नहीं है असली में, वो वेस्ट एशिया है, लेकिन यूएस और यूरोप वाले बोलते हैं, इसीलिए हम लोग भी मिडिल ईस्ट बोलते हैं, लेकिन द मिडिल ईस्ट इज द वेस्ट एशिया। यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, जर्मनी, फ्रांस सब तो यूरोप में ही आते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें नियर अबाउट 32-33 देश, 36 देश है, आई थिंक 36 कंट्रीज है ना। यूरोप में कितने कंट्रीज है? 36 है ना, 36 है। 30 उस तो इसमें यूरोपियन यूनियन में है, 27 है, अभी 28वां एक ज्वाइन किया था, और 5-6 जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज, वो नहीं पार्ट है यूरोपियन यूनियन के। एक बार मैं दिखाता हूँ यूरोप, दिख गया? दिखा ये यूरोप। अब असली में तो आप देखिए तो पूरा का पूरा समंदर से ये घिरा है ना, ये यूरोप इतना दूर थोड़ी है। ये जो यूरोप अपने आप को अलग समझते हैं, इधर का है, इधर तो सब लैंड ही है। तो बाय दैट ज्योग्राफी, बाय द ज्योग्राफी दे आर नॉट द कॉन्टिनेंट, बट भले उस टाइप का भी है, लेकिन यूरोप तो आप ईस्ट साइड में तो पूरा लैंड ही है ना, वो उधर तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो इन्होंने वहाँ की पॉलिटी की बात की है थोड़ी सी। तो बस आप इतना जानिए कि जो मराठा पॉलिटी वहाँ पे थी, इसके पहले जो था वो बाइपोलर था, दो के बीच में लड़ाई होती थी। अभी ये मल्टीपोलर हो गया है। मल्टीपोलर क्योंकि एक तो पार्टियां आपस में काफी स्प्लिट हो गई हैं। शिवसेना स्प्लिट हुआ है और एनसीपी स्प्लिट हुआ है, तो अब 6 पार्टियों का कोलिशन है, 3 पार्टी इधर है, 3 पार्टी उधर है। बीजेपी, शिवसेना एक नाथ शिंदे वाला, और एनसीपी जो अजीत पवार वाला है। समझ में आ रहा है? अजीत पवार के जो चाचा वाला है वो है शरद पवार वाला। शरद पवार का तो नाम सुना होगा ना। पहले जो वहां की पॉलिटिक्स थी मराठा में, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द कास्ट बेसिस, और कांग्रेस इसमें बहुत मास्टर था। कांग्रेस का जो था मेन वोट बेस वो था मराठा प्लस कुनबी। कुनबी, मराठा कुनबी अपने आप में एक ही होते हैं। एक अपने आप को क्षत्रिय से जोड़ के देखते हैं, एक अपने आप को एग्रीकल्चर फार्मर्स के जैसे देखते हैं, तो दे आर द मराठा कुनबी। अभी जो ओबीसी की बात हो रही थी वो सब कह रहे थे पूरे मराठा को कुनबी करके आप ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, यही बात हो रही थी ना। बट देयर इज द डिफरेंस, दे हैव रूल्ड बट दे हैव द मेनली फार्मर्स, जो उन्होंने फील्ड में काम किया। अब इनके साथ इनमें डोमिनेंट तो कांग्रेस था ही। कांग्रेस अपना अच्छा खासा जो वोट बैंक बना के रखा था, दैट वाज इन द दलित एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यूअसली वो काफी अच्छे से रूल कर रहे थे। लेकिन ड्यू टू द हिंदुत्व का जो उठा 1990 के टाइम पे, बीजेपी आ गई और फिर शिवसेना आ गई, उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है इनटू द लॉयलिटी, जो होता था ना कि वोट इन्हीं को देना है। तो इसमें हम देखें कि कंटिन्यूअसली देयर हैज बीन द शिफ्ट। एक और वहां पे इक्वेशन है, देयर हैज बीन द मराठाज का रहता है कि मराठा विल बी ऑलवेज डोमिनेंट देयर, ठीक है। तो वहां पे जो एक एंटी ब्राह्मणिकल वो चलता है कि वी विल नॉट लेट रूल द ब्राह्मण्स। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण्स कभी भी जो आए हैं, जैसे कि अभी आप देखिएगा जो अभी ये जो चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ, क्या नाम था? फडनाविस, जॉर्ज फर्नांड, वो तो बहुत पहले थे।
देवेंद्र फडणवीस थे ना अभी डिप्टी सीएम, उसके पहले वो सीएम भी थे। तो इन लोगों का ये है कि दे आर फ्रॉम द ब्राह्मण कास्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, ठीक है, जो वहाँ का नेचर है। जैसे उनको लगता है कि छत्रपति ने रूल किया है तो कहीं ना कहीं दे मराठा अपने आप को उनसे कनेक्ट करके देखते हैं कि हम ही रूल करेंगे, तो देयर हैज बीन ऑलवेज देयर। ओके, धीरे धीरे अभी ये देखिएगा कि यहाँ पे भी है कि अपना अपना इन लोगों का एरिया बना के रखा है, ठीक है। जैसे कि जो मुंबई और कोंकण वाला एरिया, वहाँ पे शिवसेना बहुत मजबूत है। एनसीपी मराठावाड़ा में बहुत मजबूत है। मराठावाड़ा या आपको पता है कहाँ पे है? दिस इज द एरिया ऑफ द महाराष्ट्र दैट इज इम्पैक्टेड बाय द ये जो ड्रॉट की कंडीशन है। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो फार्म सुसाइड होता है, फार्मर्स का सुसाइड, वो मराठावाड़ा में होता है। और मराठावाड़ा कई बार अपना सेपरेट स्टेट का डिमांड करता है कि सारा पैसा वो मुंबई तक ही रह जाता है, इस सब एरिया में नहीं होता है। तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी है। महाराष्ट्र का सेंटर है मुंबई, दैट इज द हमारा फिनेंशियल कैपिटल माना जाता है। दिल्ली माना जाता है कि दैट इज द पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन जो फिनेंशियल कैपिटल माना जाता है दैट इज द मुंबई। तो वहां पे भी काफी यहाँ पे एक तरीके से स्प्लिट की कंडीशन रहती है कि मराठावाड़ा का हमेशा सेपरेट डिमांड होता है। मुस्लिम्स में यह है कि यहाँ पे मुस्लिम का होता है कि कोई अभी तक सेपरेट पार्टी नहीं थी, ठीक है, तो उनका कोई लीडर उभर के नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आमीम जो है, असउद्दीन ओवैसी वाला जो है, ओवैसी का जो पार्टी है, वो अभी काफी एंट्री मार रही है, तो एक तरीके से उभर के आ रही है, उनको काफी सीट अभी मिली है बीच में। तो 7वां पार्टी हो गया आमीम। क्लियर हो रहा है क्या वहाँ का पॉलिटिक्स है? इतना जानना नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि कभी यू शुड हैव क्लियरिटी कि मराठा का पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है। तो अभी जो मेन है कि हिंदुत्व का पॉलिटिक्स लेके जो बीजेपी का ग्रुप है वो चल रहा है, और अभी भी इनका जो है कि मराठा, कुनबी एंड दिस मुस्लिम एंड दलित का इक्वेशन बना के कांग्रेस चलती है। यहाँ पे और भी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बहुत मजबूत हैं। शरद पवार टोटली बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका भी इम्पैक्ट है। और मोस्टली द मराठाज हैव डोमिनेंस इनटू द महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द, एक तरीके से एस्से में काम आएगा। ये बोल रहे हैं कि द क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम इज द विल ट्रूली फ्री। जैसे ये कह रहे हैं कि द क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम, जो इंसान है हम लोग हमेशा फ्रीडम चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि हमेशा हम फ्री होके काम करें। लेकिन ये कह रहे हैं विल द ट्रू फ्री, क्या हम सच में ट्रू में फ्री है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फिलोसफिकल है। हम चाहते हैं फ्री होना, लेकिन अब क्वेश्चन है कि सच में हम फ्री हैं? कोई भूखमरी से परेशान है फिजिकली, कोई अपने साइकोलॉजिकली सही नहीं है, हाँ, और कोई कोई है यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट है, एंड ऑल्सो वी आर सफरिंग फ्रॉम द सोशल प्रेशर कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। सोसाइटी भी तो प्रेशर बनाए रखती है। सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, ट्रांसजेंडर। अगर कोई दुकान खोल के ट्रांसजेंडर खड़ा हो जाए, कोई जाएगा सामान खरीदने, एक तो उसकी ऐसे मजाक उड़ा उड़ा के उसकी इतनी बेइज्जती करेंगे। आर यू गेटिंग ना? तो हम फ्री तो कहने के लिए है कि घर बना लिया, बारिश से बच जा रहे हैं, खाने को है, बट स्टिल वी आर नॉट दैट मच फ्री एज वी थिंक, क्योंकि हमारे पास तीनों तरीके का फिजिकल, जब खाने के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, होता है ना। आप में से बहुतों को सिंगिंग बहुत पसंद होगा, लेकिन ड्यू टू द दिस जॉब चाहिए, फ्यूचर बनाना है, सब कुछ छोड़ के यू आर स्टडिंग, तो फ्री थोड़ी है। फ्री होते तो हम जो चाहते हैं वो करते, लेकिन ये तो सोशल प्रेशर हो गया ना कि यू वांट ए जॉब, सोसाइटी वरना रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तो दिस इज द सोशल प्रेशर। तो फिर हम भले कोई भी पोस्ट पा जाए, जो आईएएस ऑफिसर वो फ्री है क्या? उसके बाद भी नहीं फ्री है, उसको तो पीछे भागना पड़ता है जो उसका पॉलिटिकल लीडर है कि नहीं है? पॉलिटिकल लीडर के भी बॉस होते हैं, ठीक है। अब जिसके जो सबका बॉस है उसको भी दिक्कत है कि दोबारा पावर में आना है, वो भी परेशान है क्योंकि उसको भी तो दोबारा है, वो भी तो अपना 4 तरीके का डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। किसी का भी देख ली तो ओवरऑल ये फिलोसफिकली काफी अच्छा है। आप लोग घर जाके बैठ के पढ़िएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा समझ के पढ़िएगा। इसका हम हिंदी वाला भी ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो आता है इसी तरीके का आता है
कि यू हैव टू डिबेट। ये देख के आपको लगेगा कि डिबेट कैसे करना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे से डिबेट किया है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, इट हैज बीन ऑलवेज द इवोल्यूशन। जो सोसाइटी है वो हमेशा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, हम लोग भी तो बायोलॉजिकली इवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो इवोल्यूशन है वो भी फ्री विल पे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं कंडीशन के अराउंड है। कंडीशन है, जैसे कि हमें बचना होता है किसी चीज से, तो हम वैसा ट्रेट धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं, तो वैसा ही हमारा नेचर होने लगता है। अपोजिट व्यू इन द इज द इमेज मैन एज द मैरियोनेट पपेट डांसिंग ऑन द, जैसे इन्होंने कहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है। जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज द, आजीविका में कौन सी आइडियोलॉजी है, आप लोगों ने पढ़ा है ना एंशिएंट हिस्ट्री। आजीविका क्या आइडियोलॉजी है, यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है नियतिवाद। आजीविका जो आजीविक जो वो गोशाल ने दिया था, बुद्धा के टाइम पे गोशाल भी थे, उसी समय पे जैन भी थे, कई आइडियोलॉजी आई थी। एक आइडियोलॉजी जो आजीविक था वो एकदम टोटली मैटेरियलिस्टिक था, जैसे था कि कैसे भी आपको अच्छे से जीना है, भले आप उधार लीजिए। जैसे कि चारवाक का भी आपने आइडियोलॉजी पढ़ा होगा, चारवाक का सिद्धांत पढ़ा है, वो भी तो वैसे कहते हैं कि उधार लेके भी घी खाना चाहिए, पर घी खाना चाहिए, क्योंकि आप जितना दिन सुख से रहेंगे वही असलियत है, ये मरने के बाद तो कुछ है नहीं। तो वो कहा कि सबसे जो एक इंसान का जो सबसे मेन एम होना चाहिए वो सुखी रहने का होना चाहिए। वो मोरालिटी के ऊपर जाके बात कर रहे थे, नहीं हम धर्म के नाम पे कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि फालतू की चीजें हैं, जीने का जितना भी है, जितना शरीर को सुख दिया जाए वही असली सुख है, न मरने के बाद है न मरने के पहले है। दैट वाज द मेन थिंग ऑफ द, अरे तो सुकून से सोएगा, भूखे पेट थोड़ी सुकून से सोता है, मतलब हमको कुछ ना कुछ, हाँ मैटेरियलिस्टिक यही कहते हैं ना। जैसे आप जैनिज्म पढ़े, उसमें कहते हैं कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, बहुत चीजें हैं। यहाँ पे तो जैनिज्म वाले एक से बढ़ के एक मिलते हैं मुझे, मतलब आप सुनते होंगे कि ठीक है हम वेजिटेरियन, मीट मछली नहीं खाएंगे, एक स्टेप और आगे आ जाएंगे, वो कहेंगे हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। एक मुझे जैन मिले, वो कहते हैं हम आलू भी नहीं खाते हैं। मैंने कहा क्यों, कहने जड़ काटा जाता है। मैंने कहा फिर तो मतलब ऐसे ऐसे हैं, मतलब कि उसमें आलू भी नहीं खाने वाले मुझे मिले। तो आप देख रहे हैं मतलब किस तरीके का, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं, नियतिवाद। इन्होंने जो कहा है, जैसे आजीविक बोले हैं कि जो नियति में लिखा है वो तो एकदम है, जो आपको करना है कीजिए, वही होगा जो नियति में लिखा है, पहले से ही सब प्री डेस्टाइंड है। तो इन्होंने बहुत अच्छा डिबेट किया यहाँ पे कि हाउ वी आर अचीविंग द फ्री विल। और सच में हमें लगता है फ्री विल नहीं है, हम सबसे ज्यादा बधे हुए। आप देखिए बहुत बढ़िया इसमें एक्सप्लेनेशन है। जैसे जो भी हम चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया कि जो मैं रियली में, जैसे हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पर उसके लिए हम नहीं टाइम दे सकते हैं क्योंकि वी हैव द डिफरेंट कंपल्सन। जैसे हो गया कि स्टडी का, फिर आपको जो भी है, आप अंबानी को ही देख लीजिए, इतना पैसा है फिर भी उनको रहता है कि हमें टॉप में मेंटेन रखना है। हमारे बेटे की शादी ऐसी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठा दे, है फिर भी परेशान है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि दे आर द फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, उनको भी बहुत टेंशन, वरना नहीं टेंशन होता तो सबसे ज्यादा जो करप्शन का केस होता है उन्हीं के खिलाफ होता है, अदानी अंबानी। क्योंकि उनको लगता है कि कहीं अदानी को ये कॉन्टेक्ट नहीं मिल जाए, अदानी अगर 60 करोड़ दे रहा है तो मैं 100 करोड़ घूस खिलाऊंगा। उनमें भी है फाइट, चैन नहीं है तभी तो, चैन होता तो आराम से जी रहे होते। संतुष्टि नहीं है। तो वही ओवरऑल डिस्कशन है कि जो हम कहते हैं कि द क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम, इंसान हमेशा यही रहता है ना कि फ्रीडम मिल जाए, बट वी हैव नेवर। लेकिन जो चाहते हैं हम उस पे ये बोल रहे हैं कि उस पे हम रिस्ट्रिक्शन के अनुसार चाहते हैं। जैसे होता है कि कोई, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गे है, ठीक है, वो अपना है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है कि वो बोल भी नहीं पाएगा कि ही इज द गे, उसका अलग नेचर है, बट ही इज नॉट एबल टू लिव। जैसे वीमेन ही है, जैसे आप हैं, और आप जैसे कहें कि मैं अकेले जाके कहीं किसी और शहर में 4 महीने रहना चाहती हूँ, तो 10 लोग बोलेंगे आपके फैमिली से, प्रेशर आ जाएगा। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन। तो वो सोशल प्रेशर बना रहा है। जो गरीब है उसके लिए अलग टाइप का प्रेशर है, जैसे वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास किताब ही नहीं है, वो पढ़ना चाहता है उसके पास उतना रिसोर्स ही नहीं है, फी ही नहीं है, उसके पास अलग है। मेंटल साइकोलॉजिकल भी है कि जैसे हमारे पास जो मेंटल डिफरेंट टाइप के हम चीजों में फंसे रहते हैं, जैसे
फिर भी वो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक प्रेशर आ गया ना, क्योंकि आप अमेरिका क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द मनी। वो तो जाना चाहिए ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तरीके का रिस्ट्रिक्शन आएगा, आपका फ्री विल दब गया ना अमेरिका वाला, क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रेशर हो गया। साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग होगा कि मेंटली हम लोग डिस्ट्रेस में है, कि घर में मदर या हस्बैंड वाइफ के बीच में सही रिलेशन नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और भी डिफरेंट टाइप का होगा कि किसी का हेल्थ सही नहीं है। तो ओवरऑल जो इंसान है, जितना भी हमने फ्रीडम लाने की कोशिश की है, पर हम बंधे रहते हैं। इस पे रूसो एक थिंकर है, उन्होंने बहुत फेमस कहा है कि वी ऑल बॉर्न एज ए फ्री मैन बट वी चैंड लैटर। जैसे होता है ना कि हम सब पैदा होते हैं तो एकदम फ्री मैन के जैसे होते हैं, होता है ना फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, बट धीरे धीरे सोसाइटी में हमें चैन से बांधना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि बड़े हुए, फिर प्ले स्कूल में गए, फिर फर्स्ट डिवीजन लाना है, फिर आपको साइंस चूज करना है, फिर डिफरेंट टाइप का कि अरे पड़ोसी का लड़का से कंपेरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही तो कहा जाता है। इस पे तो इस पे तो बहुत डिबेट है। तो वही तो असली है, मतलब असली जिंदगी तो वही जी रहे ना। जैसे आप सच में देखिए तो फ्रीडम उन्हीं को है असली, क्योंकि उनका जो फ्रीडम है दैट इज मतलब मैक्सिमम वो अचीव कर लेते हैं। कुछ नेचुरल उन पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि हो सकता है शरीर का अटैक हो जाए, बारिश से परेशान हो जाए, बट कहीं ना कहीं जो सोशल रिस्ट्रिक्शन है वो उन पे नहीं है। जो साइकोलॉजिकल है वो कम है। नेचुरल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कुछ नेचुरल रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहता है, दैट कुड बी देयर, बट द मैक्सिमम फ्रीडम, इस पे बहुत डिबेट चलता है कि हम आदिवासियों को कह रहे हैं कि वो अंडर डेवलप है, हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पर रियल में देखा जाए हम अंडर डेवलप है, उनके जैसा बनना चाहिए। वही आप देखिएगा कि जो अब जब तक हम ये अंडमान निकोबार में जब तक हम इंसान नहीं पहुंचे थे, जो वहाँ के ट्राइबल थे बहुत हेल्दी और बहुत ही मतलब नेचुरल रूप से जीते थे। आप देखिएगा कभी पिक्चर किसी भी जानवर वहाँ का डालिएगा, देखिएगा दे हैव द एप्स, नेचुरल एप्स होता है, जैसे हम लोग जाके जिम में बनाते हैं ना, क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं, उनको सारे मीट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स हैं, और जब मन करता है उनको क्या है, और उनमें हो गया कि वो सिर्फ दे डू द लेबर फॉर द, खा लिया उसके बाद वो फिर उनको कुछ नहीं करना, वो अपना लेजर वाली लाइफ सोते होते हैं। ठीक है, यही होता है ना। हमारे वहाँ कोई कितना भी कमा ले फिर उसके ऊपर और प्रेशर होता है, वो चैन से नहीं सोएगा, उसका ऊपर और तो प्रेशर आ जाएगा ना। तो ये डिबेट हमेशा चलता है इस पे। तो इससे भी पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट मॉडल जो हमारा है मेन स्ट्रीम का, वो वाला सही है कि जो ट्राइबल है उनका सही है। आप जैसे आप यही देखिए कि जो शादी का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे होता है ना कि यू हैव टू मैरिज, इसके बीच में काफी होता है कि डाइवोर्स का जो भी सिस्टम है वो नेचुरली ट्राइबल्स में नहीं है, उनके बीच में तो ये नहीं है, उनके बीच में तो ये तो हमने आर्टिफिशियली बनाया है ना कोई भी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दीज ऑल द थिंग्स सोसाइटी क्रिएट करती है, और सोसाइटी अपने आप को ही जगड़ते रहती है। तो यही सब इसमें डिबेट दिया हुआ है। तो आप पढ़िएगा, आपको भी लगेगा कि इस तरीके का इससे लिखना चाहिए। ये भी मुझे लग रहा है कि 1300-1400 वर्ड में दिया हुआ है, इससे भी हमारा 1000-1200 वर्ड में आता है। तो आपको एकदम ऐसे ही लिखना है। आने वाले टाइम में जब ऐसे का आपका आंसर होना चाहिए, आपको जो नोट्स मिलेगा हिंदी का ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे है कि गवर्नमेंट साइड 17 रीजन टू कैंसल FCRA। जैसे अच्छा हाँ, अभी मैं करता हूँ, बस ये अब लास्ट हो रहा है। ओके, FCRA दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जितने भी एनजीओ हैं उनको फंडिंग होती है तभी तो वो चल पाएंगे। एनजीओ का काम होता है कि डू द सोशल वर्क, यही है। अब इंडिया में जितना भी नोबेल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा करप्शन का सेंटर बन जाती है। असली में एनजीओ होता है टू सर्व द पीपल, बट इंडिया में जितने भी हैं वो बाहर से पैसे लेंगे और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इंडिया में देखिएगा कि बहुत जगह पे फालतू का विरोध प्रदर्शन होने लगता है। कहीं एटॉमिक एनर्जी का प्लांट बन रहा है तो होता है ना, चाइना फंडिंग करेगा कि एटॉमिक एनर्जी बनने लगेगा तो इंडिया आगे चला जाएगा। तो जितने भी और कंट्रीज हैं थोड़े थोड़े फंडिंग करेंगे कि ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट लाया जाए। मानिए कहीं पे हम न्यू फैक्ट्री बना रहे हैं या कहीं पे हम इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, फ्री इकोनॉमिक जोन,
वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है ऑन द नेम ऑफ द इन्वायरमेंट की पेड़ कटेगा, फिर रेडिएशन निकलेगा, ये सब का होता है। तो यही यहाँ पे देखा जाता है कि एक उसी के लिए हमने एक्ट बनाया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि फॉरेन से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट पूरा उसको स्क्रूटिनाइज करेगी कि किस पर्पज के लिए बन रहा है। जैसे मैं एक एनजीओ स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा एक पर्पज हम लोग लिख के देते हैं कि मेन हमारा मेमोरेंडम ऑफ वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, ए ओ कुछ ओ होता है, आर्टिकल ऑफ, एक उसमें होता है एक क्लॉज, आर्टिकल ऑफ एम्स एंड आर्टिकल, उसमें लिखा होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने पैसा लिया एजुकेशन में जाने के लिए, आप एजुकेशन में कुछ चला ही नहीं रहे, तो वो स्क्रूटनी होती है। जब लाइसेंस गवर्नमेंट देती है तभी आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, और आपको हमेशा उसको रिन्यू कराना होता है। तो एक्ट आप लोग देख लीजिएगा, दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये रेगुलेट करता है। और इसमें हमने डिफरेंट टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि ये रिस्ट्रिक्शन जैसे अभी इन्होंने ऐड किया कि एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में अगर कोई भी एनजीओ है या दे आर इनटू द मैलिशियस प्रोटेस्ट, कोई ऐसा प्रोटेस्ट है जो ऐसा प्रूफ हो जाए कि फॉरेन कंट्री पैसा दे रही प्रोटेस्ट ही करने के लिए, और द रिलीजियस कन्वर्जन, अभी गवर्नमेंट ने रिलीजियस कन्वर्जन को भी ऐड कर दिया है। तो इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी है कि इसका मिसयूज हो सकता है। हो गया ना कि नॉर्मल भी हम लोग पढ़ रहे थे कि नॉर्मल भी अगर सेल्फ कन्वर्जन है उसको भी हो हल्ला मचा सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं कि आपने, हाँ, उसी को तो रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। बाहर से भी फंडिंग आप ले सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देता है देन यू कैन गो फॉर द दिस फॉरेन। पहले से ये एक्ट है, ये एक्ट नया नहीं है, इसमें सिर्फ इन्होंने एंट्री किया है, इन्होंने कुछ ऐड किया है, कुछ पॉइंट जो अगर मिल गया कि कोई एनजीओ इन सब एक्टिविटी में है तो उसका हम कैंसिल कर देंगे, रिन्यू नहीं करेंगे। रिलीजियस कन्वर्जन को अभी ऐड किया है, ये है कि कोई भी एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में है। एंड द मैलिशियस प्रोटेस्ट, मैलिशियस प्रोटेस्ट का मतलब कि कोई बिना किसी मतलब का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कोई कंपनी स्टार्ट करने गया और वहां पे 10 लोग धरना देने लगे, बाद में ये पता चला कि इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उनको दूसरी जगह से भेजा गया है, कहीं से फॉरेन से पैसे दिए गए कि सिर्फ प्रोटेस्ट करो कि ये कंपनी नहीं स्टार्ट हो। आप देखिएगा कि जो अभी कितने एटॉमिक प्लांट बन रहे थे, अभी तमिलनाडु में एक एटॉमिक प्लांट बन रहा था, उस पर काफी विरोध हो रहा था, उसमें भी पाया गया था कि कई एनजीओ ऐसे थे जो फॉरेन से फंड लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी नोबेल जॉब है इंडिया में या नोबेल जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा करप्शन का है। एनजीओ सबसे ज्यादा यूज पता है किस लिए होता है आज के टाइम में? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में। अभी हम एनजीओ चला रहे थे, हम मुझसे कितने लोग आके पूछते हैं कि कन्वर्ट करके दे दीजिए, बहुत लोग पूछते हैं, तो ऐसे एक पैसा देने को नहीं तैयार हैं। एनजीओ में बहुत फंडिंग होती है। अगर मैं आज स्टार्ट कर दूं लेना फंडिंग ये वाला ब्लैक को व्हाइट में करूं, मेरे पास कितने पैसे हो जाए, लेकिन मैं एक भी नहीं लेता हूं तो एक पैसा मेरे पास फंडिंग नहीं होता है। वो हम बहुत पैसे आते हैं विदेश से, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ लोग तो जेन्युइन भी पैसे देते हैं कि हाँ सच में इंडिया में गरीबी है, ये दिखाएंगे हाँ यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो फॉरेन से आ गया कोई दया आ गया तो वो लोग जो भी कंपनियां हैं वो फंड करती हैं। लेकिन ये दिक्कत है कि जेन्युइन अगर आप करें तो फंडिंग नहीं हो पाती है उतना। एक तो आपके पास उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है। जैसे मैं खुद अपने एनजीओ की बात कर रहे हैं जो हम लोग चला रहे हैं, वी आर रियली मतलब जो हमारे वहाँ है कुछ नहीं तो 5 सेंटर पे 200 से ज़्यादा बच्चे हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। जो वहाँ पे कुशीनगर का जो हमारा एरिया है, दैट इज मेनली इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। जो बड़ी गंडक आती है उसके किनारे कई गांव हैं, वहाँ फ्लड आते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम दे आर द ऑर्फन्स, उनके माता पिता नहीं है वो आते हैं, ठीक है। बट द फंडिंग इज नॉट, जैसे ब्लैक के लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि आप कन्वर्ट करके पैसा दे दीजिए, जो आप मना करते हैं कि कन्वर्ट नहीं करेंगे ऐसे देना है तो दे दीजिए, तो कोई नहीं देता है। कुछ ही लोग हैं जो मतलब मेरे 1-2 दोस्त हैं वही देके अभी चला रहे हैं, दैट इज द कंडीशन। तो ये है कि जब आप सही से चीजों को कंडक्ट करते हैं तो देयर विल बी वेरी लेस पीपल हु विल सपोर्ट यू। वही आप तुरंत कीजिए तो उसके बाद तो कितने लोग तैयार होते हैं कि बस आप 10 लाख लीजिए, उसको 10 लाख को दिखा दीजिए व्हाइट मनी है, आपका बेनिफिट हुआ, फिर उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके कैसे भी दिखा दीजिए, उन लोग का प्रोसेस होता है। दिस इज द मेन थिंग। सीए मैक्सिमम सीए यही करते हैं,
सीए बहुत कम होते हैं जो असली में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, मतलब वो आपका वो कर रहे हो कि ऑडिटिंग कर रहे हो, ये सब नहीं करते हैं। वो मैक्सिमम कन्वर्जन का तरीका बताते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। एडाप्टिव डिफेंस की बात की है राजनाथ सिंह, तो एडाप्टिव डिफेंस ये होता है कि आपका जो जिस तरीके से चेंज हो रहा है वार के नेचर में, जो हमारा युद्ध हो रहा है उसके नेचर में कैसे चेंज हो रहा है, जो युद्ध का तरीका है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? वो रस्सा वाले यूक्रेन से मुंह से बोल रहे हैं कि हमास मुंह से बोल रहा है इजराइल से? जो अभी का युद्ध हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई ग्रेड का यूज हो रहा है। जो यूक्रेन अपने आदमियों को नहीं भेजता है, वो ड्रोन भेजता है मारने के लिए। रशिया ड्रोन से मार रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, ड्रोन जाके अटैक कर रहा है ना। अभी आपने देखा था कि इजराइल ने उनका जो पेजेस था, वॉकी टॉकीज था, उसको ब्लास्ट करवा दिया। भेजा थोड़े किसी को मारने के लिए, उसने क्या किया, उनके वॉकी टॉकीज को कंट्रोल किया और जैसे भी हो उनका लिथियम जो भी आयन हो उसको उन्होंने रिएक्ट करा के ब्लास्ट करा दिया। तो अभी जो हमारी युद्ध का तरीका है वो मेनली नॉन कन्वेंशनल हो गया है। ये नहीं कि बंदूक से एक दूसरे को मार रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को वो लोग साइबर अटैक करवा रहे हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म कर दें, वहाँ का हेल्थ का जो हॉस्पिटल है उसको कंट्रोल कर लें, उसका जितना भी सप्लाई है। जैसे आप जितने भी ये कैंसर के हॉस्पिटल है या जो भी हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल है, वो मैक्सिमम तो इस समय टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। अगर वो रोक दिया, आप देखिएगा जो भी आईसीयू होता है सब टेक्नोलॉजी लगा होता है, हार्ट का पल्स नाप रहे होते हैं, सब कुछ नाप रहे होते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी। अगर कोई दूर से कंट्रोल करके सब बंद कर दे तो एक साथ कितने डेथ होंगे। तो बिना भेजे लोगों को मारना है। जैसे अभी बायोलॉजिकल वेपन की बात हो रही है, जैसे कोविड माना जा रहा था कि चाइना डेवलप कर रहा था कि एक बीमारी किसी देश में फैला दीजिए, बिना एक एंट्री कहीं से करा दीजिए, बिना किसी को भेजे सारा का सारा कंट्री के लोगों को आप मार सकते हैं। मार सकते हैं। कोविड का ऐसे ही लोग आरोप लगा रहे थे चाइना पे। तो अभी का जो नेचर है, जो कन्वेंशनल पहले बारूद, टैंक, एरोप्लेन से लड़ाई होती थी, वो बंद अब कम हो गई है। अभी का जो नीड है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। आप दूर बैठ के आप अटैक कर रहे हैं, इमोशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज कर रहे हैं, ये सब चीजों का यूज ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। एक और ये यूपी मदरसा एक्ट पे काफी डिबेट चल रहा है, ये भी न्यूज में है। यूपी मदरसा एक्ट पे ये डिबेट था कि जो यूपी मदरसा एक्ट है वो लीगल है कि नहीं है। एक बात ये थी कि यूपी मदरसा एक्ट के थ्रू हम जितने भी मदरसाज हैं उनको हम रेगुलेट करना चाहते थे कि उसमें क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये बात थी। तो कई तरीके का इसमें लड़ाई था। पहला लड़ाई ये था कि ये सेक्युलर जो प्रिंसिपल है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी रिलीजन है उनके एजुकेशनल ये जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको ऑटोनॉमी दिया है कि दे कैन एडमिनिस्टर। तो गवर्नमेंट अगर लगेगा इस तरीके का एक्ट बनाने तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, ये डिबेट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप कितना भी रिलीजियस है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो जा सकता है ना, ये तो बताएगा ना कि किस तरीके का आप बुक पढ़ाइए, आपका क्या कीजिए उसमें नहीं इंटरफेयर करेगा, लेकिन इतना तो इंश्योर करेगा ना कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का आप एजुकेशन दें। एक पक्ष था वो बोल रहा था एकदम बंद कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच का स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि बंद भी नहीं करना है, गवर्नमेंट से अपना एक्ट बना के उनका जो मदरसा है वो चलने दे, बस ये कहे कि जो और सब इंस्टीट्यूट है जैसे उस तरीके का बुक पढ़ाए, मैथ का बुक पढ़ाए, एक ही तरीके का आप अपना इस्लाम का जो है पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ जो और भी साइंस है, मैथ है, और भी चीजें हैं वो भी पढ़ाइए, यही है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड लिया। दूसरा बोला कि जो माइनॉरिटी है उनका अपना तो ऑटोनॉमी होना चाहिए। अब हर चीज नहीं हम बता सकते कि आप ऐसे कीजिए, इतने बजे खोलिए, आप ये वाला चीज मत पढ़ाइए, आपको बस ये बताना है कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए। तो उनकी ऑटोनॉमी भी दे दिया, एक्ट को भी कहा कि ये भी लीगल है। जैसे किसी को एक्ट बना देने से ये नहीं माना जाएगा कि आपने सेक्युलरिज्म को तोड़ा मरोड़ा है। होता है ना कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं करें, आपने सिर्फ लॉ बना के ये बताया कि यू हैव टू कीप दिस स्टैंडर्ड, ठीक है।
दूसरी चीज है कि उनको ऑटोनॉमी भी दे दी, जो आप अपने अनुसार भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं, अपना रिलीजियस बुक उसको भी पढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यही डिबेट चल रहा था। एक और लड़ाई थी, सेंटर स्टेट के बीच में भी लड़ाई थी कि एजुकेशन जो है सेंटर का मामला है, एक्ट कौन बनाएगा, क्योंकि ये एक्ट बनाया था यूपी की गवर्नमेंट ने। सेंटर ने भी कहा था कि ये तो हमारे डोमेन में है, स्टेट नहीं बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक एजुकेशन है दैट इज द स्टेट सब्जेक्ट, जो हायर एजुकेशन है वो ये करेंगे ना, यूनिवर्सिटीज का कंट्रोल होता है सेंटर के पास। तो इन्होंने एक यहाँ पे दिया कि जो कामिल उर्दू में बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट स्टडी को, और फाजिल कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को, यहाँ पे सेंटर का एक्ट काम करेगा, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो हर जगह पे स्टेट का पावर होगा। तो स्टेट को भी पावर दे दिया, स्टेट के पावर को अलाउ कर दिया। कामिल एंड फाजिल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकते हैं। मदरसा का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है। मदरसा जब खिलजी आए थे, खासकर जो सल्तनत पीरियड आए थे 12वीं 13वीं सदी में, तभी से स्टार्ट है। ये सिकंदर खिलजी के ही टाइम पे, जब सल्तनत है और खिलजी डायनेस्टी थी एंड तुगलक डायनेस्टी, तो मदरसा जो था वो फुल फ्लेज पे चला गया था। एजुकेशन का जो सेंटर था वो मदरसा ही बन गया था। तो इसीलिए मदरसा को आप ये नहीं मान सकते कि दिस इज द रिलीजियस प्लेस। अभी तक ये डिबेट हो रहा था कि ये रिलीजियस प्लेस है, तो अभी इन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट रिलीजियस, दिस इज द एजुकेशनल प्लेस। और जो मदरसा का मतलब भी होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस पे काफी इन्होंने अंदर बहुत से जजमेंट है। पहले इलाहाबाद कोर्ट ने एक्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये इंटरफेरेंस है सेक्युलरिज्म के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म को और ब्रॉड करके देखिए, मतलब ये मत कीजिए कि सिर्फ इंटरफेयर किया तो आप कह दें कि वो सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहा है। उसने कहा कि किस एरिया में इंटरफेयर कर रहा है ये भी देखिए। जैसे हमारा सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है लेकिन रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता स्टेट में, ये है। तो स्टेट सही तरीके से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करे तब। तो अगर कोई कहे कि मदरसा ही बंद करवा दें तो हम कहेंगे कि अरे आप उनको भी फंक्शन करने दीजिए, उनका भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना जो स्टैंड है वो बदला है। जो अभी प्रेसिडेंट हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं यूएस के, तो जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हुए उनकी वाइफ जो है उनका इंडिया में ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है। तो ये पीसीएस में पूछ सकता है, उनका नाम देख लीजिएगा, हर नेम इज द उषा चिलकूरी वेंस। जेडी वेंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं और उनकी जो वाइफ है उषा चिल्लुकूरी वेंस। सी इज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम के आसपास का कोई गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इस समय यूएस में इंडियन ओरिजिन का काफी है, मतलब बोलबाला। 6 लोग शायद उसमें भी जीते हैं जो रीजनल लेवल पे होता है ना, जैसे कि जो प्रेसिडेंट के पहले जो कॉलेज बनता है, जैसे इंडिया में है 543 लोग एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, वही पीएम को जाके बनाते हैं जिसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो जो वहाँ का ये रिप्रेजेंटेटिव है उनमें 6 इंडियन ओरिजिन के जीते हैं इस बार। So this is all about from the news. Here we will conclude our news.